Chemical bonding lecture number 14th. Geometry and shapes. डिफरेंस का बेसिस क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर। तो हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री और शेप डिफरेंट चीज होती है। नीट क्या करता है, ज्योमेट्री और शेप में मैक्सिमम डिफरेंस पूछता है और क्या करता है कि मॉलिक्यूल में कुछ नॉर्मल चेंजेस जो ज्योमेट्री और शेप में होते हैं उसको लगा के आपको कभी ज्योमेट्री पूछ लेता है, कभी शेप पूछ लेता है, तो हम इसको निकाल नहीं पाते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि हम लुईस स्ट्रक्चर के बारे में भी जानते हैं। तो स्ट्रक्चर वो चीज होता है जिसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को दर्शाना जरूरी होता है, उसके करेक्ट नंबर्स को दर्शाते हैं। ये इसके करेक्ट ओरिएंटेशन को नहीं बताता है। इसमें पाई बॉन्ड को शो करना पड़ता है, लोन पेयर को शो करना पड़ता है और बॉन्ड पेयर को शो करना पड़ता है। ये इसका स्ट्रक्चर है। इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स आपको सही शो करने पड़ेंगे। सेकंड चीज, जियोमेट्री क्या है कि जैसे हमने देखा जियोमेट्री या इलेक्ट्रॉनिक जियोमेट्री, ये कहलाएगा कि अगर किसी चीज के करेक्ट ओरिएंटेशन में दिखा है, किसको, लोन पेयर को हमको इसमें इंक्लूड करना है, साथ में बॉन्ड पेयर को भी इंक्लूड करना है और इसको करेक्ट ओरिएंटेशन में दिखाना है। तो जैसे कि हम अमोनिया को देखते हैं तो ये टेट्राहेड्रल होता है और इसमें क्या है नेसेसरली कि इसमें पाई बॉन्ड को हम नहीं शो करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड को शो करना जरूरी है। और शेप क्या होता है कि अगर शेप में हम देखें तो अमोनिया में हम जो लोन पेयर होता है वो भूत है, मतलब वो अगर शेप में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है, इसको हम किसी तरीके से देख नहीं सकते, तो इसको रिप्रेजेंट करना जरूरी नहीं है। तो ओनली बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करेंगे, उसका शेप क्या हो जाता है, पिरामिडल। तो ज्योमेट्री क्या थी, टेट्राहेड्रल, और शेप क्या हो गई, पिरामिडल। तो इसमें लोन पेयर नॉट इंक्लूडेड रहता है और लोन पेयर का रोल लेकिन होता है, मतलब कि अगर वो लोन पेयर रिपल्सन नहीं करता तो इसकी आकृति ट्रायंगुलर पेयर हो जाती, पिरामिडल थोड़ी ना होती। इसलिए लोन पेयर का रोल तो सब में होता है, किसमें, ज्योमेट्री और शेप में, लेकिन लोन पेयर को शो नहीं करते हैं इसमें, किसमें, शेप में। तो शेप में ओनली क्या शो कर सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड, इसमें ही पाई बॉन्ड शो करना जरूरी नहीं होता है। रोल ऑफ पाई बॉन्ड को हमको समझने के लिए क्या है, जैसे कि BeCl2 में 2 सिग्मा बॉन्ड होता है तो भी लीनियर होता है वो। HCl में देखें तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल पाई बॉन्ड होता है, 2 पाई बॉन्ड होता है, क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड रहता है, तो फिर भी ये लीनियर शेप होता है। और CO2 में देखें, CO2 में क्या होता है, 2 पाई बॉन्ड होता है, तो ये लीनियर होता है। किसमें बीच होता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच सिग्मा बॉन्ड भी रहता है और पाई बॉन्ड भी रहता है। तो इसमें पाई बॉन्ड होने के कारण इसमें भी डबल बॉन्ड कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है, तो पाई बॉन्ड क्या है कि वो इफेक्ट नहीं डालता है। इन ज्योमेट्री एंड शेप ओनली सिग्मा एंड लोन पेयर रोल प्रेजेंट, पाई बॉन्ड नॉट इफेक्ट बोथ, इट इज नॉट रीजन ऑफ ज्योमेट्री एंड शेप। तो अगर हम SO2 का मॉलिक्यूल देखें तो इसका V शेप किसके कारण होता है, तो हम देखें तो क्या होगा, SO2 में ऑक्सीजन से एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड करके ये स्ट्रक्चर बनाया है और सल्फर में 2 लोन पेयर है, क्योंकि इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके वैलेंस शेल में, जिसमें से 2 तो ऑक्सीजन के साथ पार्टिसिपेट हो गए 4 और 2 जो बचे हुए हैं लोन पेयर बनाए हुए हैं। तो इसका कारण क्या है, 2 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, यहाँ पर पाई बॉन्ड इसका रीजन नहीं है। जैसे कि हमने स्टेरिक नंबर के बारे में पहले भी स्टडी किया है, स्टेरिक नंबर क्या होता है कि सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम क्या कहलाता है, किसी भी का स्टेरिक नंबर कहलाता है। तो हम स्टेरिक नंबर यहाँ पर क्यों लाए, कॉन्सेप्ट स्टेरिक नंबर इसलिए लाए क्योंकि हम जनरली जानते हैं कि हम मॉलिक्यूल का जितने भी जियोमेट्री शेप है उसको हम 2 प्रकार से स्टडी कर सकते हैं। पहला कि एक होता है कि मॉलिक्यूल को सामने रखें और उसका जियोमेट्री शेप निकालें, या फिर दूसरा जितने भी जियोमेट्री शेप है वो तो 8-10 ही हैं, तो उसको अगर हम कॉन्सेप्ट बना लें कि ये कैसे आ सकता है मॉलिक्यूल्स में, तो उस कॉन्सेप्ट को तैयार करके हम मॉलिक्यूल्स को देखना स्टार्ट करें। तो हम यहाँ पर सेकंड से चालू करेंगे। ये हालांकि स्टार्टिंग में टफ जाएगा लेकिन बाद में ये सबसे ईजी होगा। स्टेरिक नंबर 2, स्टेरिक नंबर 2 में हम क्या देख रहे हैं, लोन पेयर 0 है और सिग्मा बॉन्ड 2 है। तो ऐसा कौन सा हो सकता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक जियोमेट्री क्या होगी, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक जियोमेट्री 2 सिग्मा बॉन्ड है तो लीनियर होगा, लोन पेयर नहीं है जो इसको रिपल्सन करके किसी और बेंट या फिर V शेप में ला सके, तो इसकी शेप भी क्या हो जाएगी, लीनियर होगी। शेप और जियोमेट्री दोनों ही लीनियर होगी। अब इसमें देखते हैं कि इसका सेंट्रल एटम सेलेक्ट करना है, तो सेंट्रल एटम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं,
वो एटम जिसमें मिनिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। उससे मैक्सिमम वाले तो सब एप्लीकेबल होंगे ही, लेकिन मिनिमम कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। ज्योमेट्री से हमने लीनियर देख लिया है। अब क्योंकि हमने देखा है कि अब यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो मिनिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गया। तो हम देखते हैं सेंट्रल एटम सेलेक्ट करते हैं। तो सेंट्रल एटम अगर बेरिलियम को लें तो बेरिलियम क्या करेगा कि इसके वैलेंस शेल 2 हैं, तो वो साइड साइड में 2 मोनोवेलेंट एटम को जोड़ लेगा, और मोनोवेलेंट एटम को जोड़ के क्या बना लेगा, अपना लीनियर शेप में बना लेगा, और अपना जियोमेट्री और शेप लीनियर बना लेगा, और स्टेज नंबर 2 में होगा। तो अगर हम साइड एटम की बात करें तो वो 3 चीज होते हैं, एटम, आयन और ग्रुप होते हैं। तो सबसे पहले एटम कौन से हो सकते हैं, हाइड्रोजन और हेलोजन ही होते हैं मोनोवेलेंट एटम। और आयन कौन से होते हैं, जैसे ऑक्सीजन में माइनस, NH माइनस, सल्फर में माइनस। तो ये क्या सब हो गए, इनमें अब ओनली क्या बचा, एक एक जो वैलेंसी पूरा करने के लिए एक एक बॉन्ड बनाने की आवश्यकता बची। ऑक्सीजन में 6 रहता है, एक -7 हो गया और एक बचा। और NH में NH में 5, एन नाइट्रोजन में 5 रहते हैं, जिसमें से एक और H का आ गया, 6 हो गया, और एक -7 हो गया। सल्फर में 6 रहता है, एक 7 हो गया, तो एक बचा। अब देखते हैं आयन 2 हो गया। अब ग्रुप देखते हैं, डायरेक्ट ग्रुप और ड्राइव्ड ग्रुप। डायरेक्ट ग्रुप किसे कहते हैं, जो अपना प्रॉपर्टी क्या रखता है, हाइड्रोजन की तरह रिजेंबल करता है, जैसे OH, अल्काइल और NH2। तो इसमें क्या है, हमने देखा था कि NH माइनस आयन है, जबकि NH2 क्या है, एक अल्काइल मतलब सॉरी डायरेक्ट ग्रुप है, जो कि अपना चार्ज नहीं लगा रहा है। ये सब अपने वैलेंस को हाइड्रोजन से पूरा कर ले रहे हैं, और उनसे बाद जो बचा हुआ जगह है उससे फिर डायरेक्ट किसी बेरिलियम से जुड़ रहे हैं। और दूसरा सेकंड क्या है, ड्राइव ग्रुप। ड्राइव ग्रुप किसे कहते हैं, सॉरी डायरेक्ट ग्रुप में और एक पार्ट होता है। देख, पहला तो केमिकल प्रॉपर्टीज रिजेंबल एस हाइड्रोजन होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेकंड है रिजेंबल एस हेलोजन, जिसे सूडो हेलोजन भी कहते हैं। सूडो हेलोजन कौन कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, इसको वो पूछता भी है कई बार नेट के एग्जाम में। तो एन मस्ट रहेगा उसमें, मतलब नाइट्रोजन प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि नाइट्रोजन जो है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरेट करता है, जो कि उसको हेलोजन की तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिलाता है। तो HCN, N3 माइनस, साइनाइड, OCN, ये जितने भी हैं जिनमें कि N प्रेजेंट है, तो ये सूडो हैलोजन कहलाते हैं। अब हम देखते हैं मोनोवेलेंट ग्रुप की ओर। मोनोवेलेंट ग्रुप किसे कहते हैं, अब देखते हैं कि जैसे OH है और NH2 है, वो क्या होते हैं कि इनसे हम ग्रुप ड्राइव कर सकते हैं। मतलब मोनोवेलेंट ग्रुप में हमने देख लिया डायरेक्ट ग्रुप, अब मोनोवेलेंट ग्रुप में हम क्या देख रहे हैं, ड्राइव्ड ग्रुप। तो OH में H को हटाकर अगर R जोड़ दिया जाए, डिफरेंट डिफरेंट R ग्रुप, तो हम मोनोवेलेंट ड्राइव्ड ग्रुप कहलाएंगे। वैसे ही O जैसे कि NF2 जोड़ दें ऊक में, तो क्या होगा, ये भी एक ड्राइव ग्रुप है। वैसे ही अगर NH2 को देखें, मतलब OH और NH2 से ही मैक्सिमम ड्राइव ग्रुप बनाते हैं। NH2 के H को हटा के उसमें डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप जोड़ दिया जाता है। तो बोथ ऑलवेज ट्रीट एज नॉर्मल मोनोवेलेंट ग्रुप, मतलब इसको हमको मोनोवेलेंट ग्रुप की तरह ही समझना चाहिए। जैसे बेंजीन में देखते हैं C6H6, अगर यहाँ पर C12N6 दे दें तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कौन सा मॉलिक्यूल है, पर उसमें कुछ नहीं है, नॉर्मल स्यूडो बेंजीन है। स्यूडो बेंजीन क्यों, क्योंकि साइनाइड को हम जानते हैं, साइनाइड एक मोनोवेलेंट है, जो कि किससे जुड़ जाएगा, बेंजीन के एक एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके आपस में जुड़ जाएगा और Cl12N6 बनाएगा। वैसे 6,6 N18, मतलब उसमें क्या होगा, N3 मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा,